हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल राहुल बायो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं नियंत्रण एवं समन्वय का पार्ट 3। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट 2 को कवर किया था और पार्ट 2 के पहले हमने पार्ट 1 को कवर किया था। अगर अभी तक आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखें, तब जाके इस पार्ट को यानी कि पार्ट 3 को देखें। तो हम इस चैप्टर को आपको पहले ही बता चुके हैं कि एनसीईआरटी बुक से आपको पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है, केवल आपको लेक्चर को देखना है, आपको कुछ नहीं करना है। जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो आप क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस लेक्चर का नोट्स भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे तरह से घर पे रह के पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को यानी कि चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके पहले वाले क्लास में हमने देखा था कि प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं। इसके पहले वाले क्लास में प्रतिवर्ती चाप तक हो गया था और आज क्या करने वाले हैं, हम प्रतिवर्ती चाप के आगे का जो भी टॉपिक बाकी है उसको धीरे धीरे करके हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है इसका नाम क्या है, मानव मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन ब्रेन। आज हम पढ़ने वाले हैं कि मानव मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन ब्रेन क्या है, किस प्रकार से वो बटा हुआ है, कौन कौन सा भाग किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक, तो अगर बात किया जाए तो हम लोग इसके पहले वाले क्लास में देख चुके थे कि मानव का जो मस्तिष्क होता है वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है और सबसे प्रमुख भाग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, क्योंकि यहीं से सारे कार्यों का नियंत्रण होता है। कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, ये सारा काम का नियंत्रण हम लोग का मस्तिष्क से ही होता है। और मस्तिष्क हमारा पूरा शरीर का केंद्र है जहां से सारे कार्यों का होता है निर्धारण कि कौन सा काम कब करना है और कैसे करना है। और हम लोग ये भी बोलते हैं कि हमारा जो शरीर है उस शरीर का जो बॉस है, बॉस यानी कि मालिक, वो कौन सा है, मस्तिष्क है। अगर मस्तिष्क अगर सही से काम करेगा तो हमारा जो भी अंग है वो सब सही से कार्य कर पाएगा। अगर मस्तिष्क अगर सही से कार्य नहीं कर पाएगा तो हमारा जो भी अंग है वो सही से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि मस्तिष्क ही वह एक ऐसा केंद्र है जहां से सारे कार्यों का होता है नियंत्रण। ठीक है, तो इसीलिए मस्तिष्क को पढ़ना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो वही लिखा गया है कि मस्तिष्क मानव का एक महत्वपूर्ण अंग है जो अनेक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है। यानी कहा गया है कि मस्तिष्क जो है वो मानव का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बिना मस्तिष्क का मानव का कल्पना करना भी जो है असंभव है। जब भी कोई लड़का या कोई भी बच्चा जब कोई गलती करता है तो क्या बोलता है उसको आदमी, यही बोलता है कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, कि तू इतना बड़ा गलती कैसे कर दिया, है कि ना। तो यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है मस्तिष्क मानव के लिए। ठीक है, जहां से सारे कार्यों का होता है नियंत्रण। वही लिखा गया है कि मस्तिष्क मानव शरीर का महत्वपूर्ण समन्वय केंद्र है। यानी कि हमारे शरीर में जो भी सारे अंग है उन सारे अंगों को एक साथ कार्य करवाने वाला जो अंग है वो मस्तिष्क ही है। मस्तिष्क ही क्या करता है कि सारे अंगों को एक साथ काम करवाता है। ठीक है, वही देखेंगे कि वयस्क मानव मस्तिष्क का वजन 1.2 केजी से लेकर 1.4 किलोग्राम यानी कि केजी तक हो सकता है। यानी कि मानव का मस्तिष्क का वजन 1 किलो 200 ग्राम से लेकर 1 किलो 400 ग्राम तक हो सकता है। यानी कि 1 किलो 200 ग्राम और नीचे क्या है 1 किलो 400 ग्राम। यानी कि जो वयस्क मानव है, यानी कि जो बहुत ही परिपक्व हो चुका है, बड़ा हो चुका है, उसका मस्तिष्क का जो वजन है वो 1 किलो 200 ग्राम से लेकर 1 किलो 400 ग्राम तक का होता है। ये उसका एवरेज वजन है कि ना। थोड़ा बोड़ा जो है घट बढ़ भी सकता है। अगर बात करेंगे कि नर और मादा में मस्तिष्क का अगर बात करेंगे तो मादा के अपेक्षा जो नर है, मादा के अपेक्षा जो नर का जो मस्तिष्क होता है
वो थोड़ा बड़ा होता है, और मादा का जो मस्तिष्क होता है वो नर की अपेक्षा थोड़ा छोटा होता है, ठीक है ना। तो छोटा और बड़ा होने का अर्थ ये नहीं है कि नर के पास अगर बड़ा मस्तिष्क है तो वो काफ़ी अच्छे से कार्य करेगा, उसके पास बुद्धि ज़्यादा होगा। और इसका अर्थ ये नहीं है कि मादा के पास अगर मस्तिष्क छोटा है तो उसके पास जो है बुद्धि ज्ञान कम होगा, ठीक है। लेकिन वजन में जो है फर्क देखने को मिलता है नर और मादा के मस्तिष्क के बीच में, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वही लिखा गया है कि पुरुष मस्तिष्क का औसत वजन महिलाओं की तुलना में थोड़ा अधिक होता है, थोड़ा सा अधिक होता है, थोड़ा सा का डिफरेंस है, कुछ ग्राम का डिफरेंस है, ठीक है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि इसको पहले भी हम देख चुके हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बनाने वाला कौन सा है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तब जाके जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो है निर्माण हो पाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब मस्तिष्क जो है बहुत ही कोमल अंग है, मस्तिष्क जो है बहुत ही कोमल अंग है। तो कोई भी अगर हमारे शरीर में बहुत कोमल है तो उसको रक्षा करने के लिए, उसको सुरक्षा देने के लिए उसके ऊपर कोई ना कोई तो आवरण होता है। तो ये हम लोग का जो अभी सर देख रहे हैं, सर के अंदर हम लोग का होता है मस्तिष्क। तो मस्तिष्क बहुत ही कोमल है, अगर थोड़ा भी अगर चोट लग जाएगा, अगर थोड़ा भी वहां तक अगर चोट पहुंच जाएगा तो मस्तिष्क जो है वो घायल हो जाएगा। और मस्तिष्क के घायल होने के कारण तुरंत ही जो है बहुत सारा कार्य हमारे शरीर में रुक सकता है। तो इसीलिए क्या आवश्यकता है कि मस्तिष्क को एक ऐसा डब्बा में रखा जाए जो क्या करे कि भयंकर से भयंकर चोट को मस्तिष्क से जो है बचा दे। तो इसीलिए हम लोग का मस्तिष्क कहाँ होता है, हम लोग का मस्तिष्क होता है खोपड़ी के अंदर। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा वाला पार्ट ये खोपड़ी है, और इस खोपड़ी के अंदर, और खोपड़ी काफी होता है मजबूत। बचपन में ना जाने हम लोग कितना बार गिरे होंगे, पता नहीं सर पे कितना जो है भारी भारी सामान गिर भी गया होगा, लेकिन फिर भी हम लोग का मस्तिष्क का आज तक कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ये खोपड़ी क्या करता है, उस चोट को मस्तिष्क तक पहुंचने नहीं देता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि मस्तिष्क कहाँ होता है, एक खोपड़ी नुमा बॉक्स के अंदर होता है। और खोपड़ी क्या करता है कि मस्तिष्क को देता है सुरक्षा, किससे, चोट से। ये बात एक और हो गया। मान के चलिए ये वाला हम लोग का खोपड़ी है, ये नीचे हम लोग का क्या है, मस्तिष्क है। तो खोपड़ी और मस्तिष्क के बीच में एक द्रव भरा होता है, ठीक है, जो क्या करता है कि चोट का अवशोषण करता है। मान के चलिए दोनों के बीच में यहाँ पे द्रव है, तो जब भी खोपड़ी पे चोट लगेगा, तो जब भी चोट अंदर आने का प्रयास करेगा तो उस चोट को, ये जो बीच वाला जो खाली जगह है उसमें जो द्रव भरा है वो क्या करेगा, उस चोट को सोख लेगा और उस चोट को जो है मस्तिष्क तक पहुंचने नहीं देगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे वही कहा जाता है कि मस्तिष्क एक खोपड़ी नुमा बॉक्स में पाया जाता है, और उस बॉक्स के अंदर तरल पदार्थ देखने को मिलता है, यानी कि द्रव देखने को मिलता है, जो क्या करता है कि मस्तिष्क को चोट से बचाता है और चोट का करता है अवशोषण, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। चलिए आइए देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। तो मस्तिष्क के एक, यहाँ पे गलती हो गया है, मस्तिष्क एक होगा। मस्तिष्क एक कोमल अंग है जो विभिन्न क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है। अब देखते हैं, आगे देखेंगे कि कौन कौन सा क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अतः इसका रक्षा भी बहुत आवश्यक है, और बहुत कोमल भी अंग है और बहुत सारे कामों को भी कर रहा है। तो यानी कि इसको अगर रक्षा नहीं करेंगे, अगर इसको सुरक्षित नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो वही आगे यहाँ पे दिया गया है कि मस्तिष्क एक हड्डी के बॉक्स में उपस्थित रहता है, जिसको हम लोग खोपड़ी बोलते हैं, ठीक है। और उस बॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं, खोपड़ी कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम बताए थे कि एक हड्डी के बॉक्स में होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, खोपड़ी कहेंगे, ठीक है। और उस खोपड़ी और मस्तिष्क के बीच में क्या होता है, एक तरल नुमा द्रव होता है
जो मस्तिष्क को चोट से बचाता है। तो वहीं यहाँ पे लिखा गया है कि बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो आघात का अवशोषण यहाँ पे होगा, यहाँ पे गलती हो गया है, जो आघात का अवशोषण उपलब्ध कराता है और आघात से मस्तिष्क को बचाता है। यहाँ पे आप ठीक कर लीजिएगा, यानी कि वो उस बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में, यानी कि तरल जैसा जो है गुब्बारा होगा और उसके अंदर हम लोग का मस्तिष्क देखने को मिलेगा। और ये जो तरल है और ये जो खोपड़ी है वो क्या करता है, आघात यानी कि चोट उसका कर लेता है अवशोषण, जिस कारण से ये चोट जो है मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाता है और हम लोग का मस्तिष्क जो है आघात से बच जाता है। ठीक है ना। चलिए आइए आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको हर हाल में इस टेबल को याद रख लेना है, कहाँ पे किस प्रकार से है आपको भूलना नहीं है। ठीक है ना। तो आइए इसको हम इस टेबल को समझते हैं। काफ़ी ज़्यादा आज गर्मी है, इसीलिए बीच बीच में जो है थोड़ा सा हटना पड़ रहा है कैमरा से। चलिए तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो अब मस्तिष्क का करते हैं बंटवारा, यानी कि मस्तिष्क के कौन कौन से भाग है और किस भाग में कौन कौन से अंग जो है देखने को मिल रहा है। तो मस्तिष्क को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला भाग है अग्र मस्तिष्क, दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क और तीसरा भाग है पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मस्तिष्क के 3 भाग है। अभी हम लोग इसका फोटो देखेंगे। मस्तिष्क के 3 भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है। तो आइए इन तीनों भागों को देखते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये वाला पहला भाग है जिसको हम लोग अग्र मस्तिष्क बोल रहे हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी एक सेकेंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी आप देख रहे हैं, ये सब जितना जो हम घेरे हैं, इसके अंदर जो भी पार्ट है वो सब क्या है, सब अग्र मस्तिष्क में आता है। ठीक है। इसको हटा देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो बीच वाला भाग, ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं, ये वाला जो भाग हम लोग का कौन सा भाग है, ये वाला भाग हम लोग का मध्य मस्तिष्क वाला भाग है। इसके बगल में लिखा गया है, आपको उतना अच्छा तरह से दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये वाला भाग हम लोग का कौन सा भाग है, मध्य मस्तिष्क वाला है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी आप भाग देख रहे हैं, ये सब मस्तिष्क का तीसरा भाग है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पहला भाग अग्र मस्तिष्क, दूसरा भाग मध्य मस्तिष्क और तीसरा भाग जो है क्या होगा, पश्चिम मस्तिष्क होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये, और यह भी जो आप फोटो देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी के बुक से लिया गया फोटो है, जो मस्तिष्क का चित्र दिखाया गया है। और उस मस्तिष्क के चित्र में आपका जो मस्तिष्क का जो 3 भाग है, उन तीनों भाग को आपको दिखाया जा रहा है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर से वापस लौटते हैं हम लोग। तो मस्तिष्क का 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क आपने अभी देखा। ठीक है। हमने अभी देखा कि मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है। अब क्या हुआ है, अब अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांट दिया गया है। अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग है हम लोग का प्रमस्तिष्क और दूसरा का भाग है हम लोग का डायनसेफेलॉन। ठीक है। यानी आपको याद रखना है कि अग्र मस्तिष्क के भी 2 भाग हैं, एक हम लोग का प्रमस्तिष्क और दूसरा हम लोग का कौन सा, डायनसेफेलॉन। तो आइए देखते हैं दोनों का फोटो। तो यहाँ पे ये जो भी आप इसके अंदर ये जो देख रहे हैं, इसके अंदर जो भी आपको इस प्रकार से अंदर लपटाया हुआ जो दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, ये सब अग्र मस्तिष्क का ही, ये सब अग्र मस्तिष्क का भाग है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं प्रमस्तिष्क। और प्रमस्तिष्क से आपको याद रखना है कि प्रमस्तिष्क क्या करता है कि पूरे मस्तिष्क को अगर हम लोग 3 भागों में बांट दें, पूरे जो मस्तिष्क है उसका पूरा आयतन को 3 भाग में बांट दे, तो 3 भाग में से 2 भाग क्या होता है, हम लोग का प्रमस्तिष्क होता है। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर पूरे मस्तिष्क को अगर 3 भागों, अगर पूरे मस्तिष्क के आयतन को अगर 3 भागों में बांट दिया जाए, तो उस पूरे आयतन का जो 3 भाग का जो आयतन है, उस तीनों भाग के आयतन में से 2 भाग जो होगा
वो किसका होगा, वह होगा प्रमस्तिष्क का। ठीक है, और प्रमस्तिष्क को हम लोग क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क को हम लोग कहते हैं सेरिब्रम। क्या कहते हैं, सेरिब्रम। ठीक है, अच्छा, तो प्रमस्तिष्क की संख्या 2 होती है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस साइड में एक होगा प्रमस्तिष्क और इस साइड में होगा एक प्रमस्तिष्क, और उस प्रमस्तिष्क के बीच में हम लोग का ये देखने को मिलेगा डायनसेफ्लॉन। ठीक है, अभी तो ड्राइंग बनाने का मेरे पास कोई फैसिलिटी नहीं है ताकि हम आपको ड्राइंग बना के दिखा पाए, लेकिन फिर भी आपको हम पूरा प्रयास कर रहे हैं बताने का। यानी कि आधा हम लोग का इस आधा बायां बगल देखने को मिलेगा, क्या बोलते हैं कि प्रमस्तिष्क, दाहिना बगल भी होगा प्रमस्तिष्क, और उस प्रमस्तिष्क के बीच वाला जो भाग होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डायनसेफेलॉन। ठीक है, और प्रमस्तिष्क याद रखना है, प्रमस्तिष्क पूरे मस्तिष्क को अगर 3 भागों में बांट दिया जाए तो उस 3 भागों में से 2 भाग जो है हम लोग का प्रमस्तिष्क रखता है घेर के। इसीलिए अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन चला है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, तो अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं दिया है, अगर अग्र मस्तिष्क दिया है तो उसका आंसर अग्र मस्तिष्क ही हो जाएगा, क्योंकि अग्र मस्तिष्क का ही भाग है प्रमस्तिष्क, है कि ना। अगर प्रमस्तिष्क दिया है ऑप्शन में तो इसका आंसर क्या होगा, प्रमस्तिष्क, क्योंकि प्रमस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। उसके बाद में मध्य मस्तिष्क है और उसके बाद में पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, एक है हम लोग का मेडुला, दूसरा है हम लोग का अनुमस्तिष्क, तीसरा है हम लोग का पॉन्स। पॉन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क, ये जो है तीनों किसका भाग है, पश्च मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, जिस प्रकार से अग्र मस्तिष्क का भी भाग होता है उसी प्रकार से पश्च मस्तिष्क का भी 3 भाग है। याद रखना है आपको, पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। तो आइए देखते हैं फोटो में कहाँ है पॉन्स, कहाँ है मेडुला और कहाँ है अनुमस्तिष्क। ठीक है, तो इसके पहले हम देखे थे कि प्रमस्तिष्क कहाँ पे है, कैसे है। ठीक है, और ये आपको खोपड़ी दिखाया गया है जिसके अंदर हम लोग का मस्तिष्क होता है। ठीक है, उसके बाद में आपको ध्यान देना है यहाँ पे, इतना जो आप देख रहे हैं इतना जगह आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, अभी इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे इस भाग का जो ये वाला भाग है यहाँ पे, इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है पॉन्स, और पॉन्स के जस्ट नीचे हम लोग का क्या होता है, मेडुला। ठीक है, और मेडुला के जस्ट बगल में यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये वाला भाग जो बंधा गोभी की तरह आपको दिखाई दे रहा है, पीछे जो होता है ना गोभी, बंधा गोभी नहीं, फूल गोभी की तरह जो दिखाई दे रहा है इधर, वो हम लोग का कौन सा है, वो हम लोग का है कौन सा, अनुमस्तिष्क। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क तो तीनों आपस में मिलके जो है किसको बनाते हैं, पश्च मस्तिष्क को बनाते हैं। ठीक है, अग्र मस्तिष्क यानी सिंपल सा बात, मस्तिष्क का अगला वाला भाग को अग्र मस्तिष्क बोलेंगे। मध्य मस्तिष्क यानी कि मस्तिष्क का वो भाग जो मस्तिष्क के बिल्कुल बीच में है उसको मध्य मस्तिष्क बोलेंगे। और उसके बाद में अगर देखा जाए तो अनुमस्तिष्क यानी कि क्या बोलते हैं कि पश्च मस्तिष्क यानी कि मस्तिष्क का पीछे वाला भाग, वो क्या कहलाएगा, पश्च मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क के 3 भाग है, पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप फोटो देख सकते हैं, एनसीईआरटी का फोटो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में यही फोटो बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो सारे अंगों को हमने देख चुके हैं अग्र मस्तिष्क, बीच वाला भाग यहाँ पे ये मध्य मस्तिष्क है, यहाँ पे लिखा है, आपको दिखाई उतना तरह से नहीं दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद में प्रमस्तिष्क भी देख चुके हैं, कपाल, खोपड़ी ये भी देख चुके हैं। उसके बाद में पॉन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क हम अभी देखे हैं। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पे, और हमेशा याद रखिएगा कि पॉन्स हमेशा ऊपर होगा, उसके नीचे होगा हम लोग का मेडुला। ठीक, और जब मेडुला, यहाँ तक मेडुला रहेगा, जब मेडुला खोपड़ी से बाहर निकल जाएगा, मान के चलिए खोपड़ी है, सर है और यहाँ पे एक छिद्र है, तो जब यहाँ तक मेडुला है, अगर मेडुला इससे अगर बाहर निकल गया, खोपड़ी से बाहर निकल गया मेडुला, तो उस मेडुला को अब मेडुला नहीं कहेंगे, उस मेडुला को क्या कहेंगे,
उस मेडुला को कहेंगे मेरुरज्जु। जब मेडुला खोपड़ी के अंदर है तो उसको मेडुला कहेंगे, लेकिन वही मेडुला अगर खोपड़ी से अगर बाहर निकल गया है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे मेरुरज्जु। ठीक है। उसके बाद में हम लोग को मस्तिष्क में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि देखने को मिलता है जो बहुत सारे क्रियाओं का करता है नियंत्रण। जैसे कि यहाँ पे ऊपर, हमेशा ऊपर हाइपोथैलेमस ग्रंथि होगा, ये वाला जगह पे आप देख रहे हैं, ये वाला जगह पे क्या होगा, हम लोग का हाइपोथैलेमस का ग्रंथि होगा। और हाइपोथैलेमस ग्रंथि के नीचे जस्ट जो यहाँ पे आप देख रहे हैं वो क्या है हम लोग का, वो हम लोग का है पीयूष ग्रंथि। ठीक है ना। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि कहाँ पे होता है, हम लोग का मस्तिष्क में होता है। ठीक है। तो मस्तिष्क जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसीलिए आप लोग को जो है मस्तिष्क का चित्र भी आपको एग्जाम में कई बार आ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मस्तिष्क का चित्र काफ़ी कम समय में काफ़ी बेहतर बना ले तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल पर जाकर आपको लिखना है कि मानव मस्तिष्क राहुल बायो। तो इस प्रकार से आपको यूट्यूब पे जो है आप हम लोग का वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से इस चित्र को बनाना सीख सकते हैं और एग्जाम में जो है बनाकर आप जो है 5 नंबर आसानी से आप जो है पा सकते हैं। ठीक है। तो ये है हम लोग का मस्तिष्क और मस्तिष्क का सारा भाग। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने अभी देखा मेडुला कहाँ पे है, अनुमस्तिष्क कहाँ है पे है, पोन्स कहाँ पे है, पश्च मस्तिष्क का भाग 3 भाग होता है, ये भी देखा हमने, मध्य मस्तिष्क को देखा, अग्र मस्तिष्क को देखा, अग्र मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क को देखा, डायनसेफ्लॉन को भी हमने देखा। ठीक है। और आपको मस्तिष्क का चित्र जो है आप एक बार 2 बार बना लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ये इसका चित्र आ सकता है। ठीक है। चलिए अब आइए, अब देखते हैं मस्तिष्क का जो अलग अलग भाग है उन अलग अलग भागों का क्या क्या काम है और कौन कौन से जो है क्रिया को वो नियंत्रित करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं अग्र मस्तिष्क के, और वही अग्र मस्तिष्क जिसका 2 भाग था, एक था प्रमस्तिष्क और एक था हम लोग का डायनसेफेलॉन। ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क यानी कि मस्तिष्क का आगे वाला भाग बहुत सारे क्रियाओं को करता है नियंत्रित, और ऐसे क्रिया को करता है नियंत्रित जो ऐच्छिक क्रिया होता है, यानी कि हमारे इच्छा के अनुसार उसको करते हैं ऐसे क्रिया को। ठीक है। तो वही दिया गया है कि अग्र मस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। फर्स्ट लाइन वही है कि जितने सारे ऐच्छिक क्रिया होते हैं उस सब का नियंत्रण हम लोग का अग्र मस्तिष्क करता है। उसके बाद में अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का प्रमुख सोचने वाला भाग है। तो आप जो बैठकर कहीं पे किसी भी विषय के बारे में चिंता करते हैं, सोचते हैं, तो ये जो भी जो सोचने वाला जो काम होता है वो हम लोग का मस्तिष्क का जो अग्र वाला भाग है, यानी कि अग्र मस्तिष्क, यानी कि यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे होता है। ठीक है। उसके बाद में अग्र मस्तिष्क अनेक सूचनाओं को याद रखता है। तो ये जो आप इसके पहले वाले जो ये जो फोटो था, इसके अंदर ये जो मुड़ा मुड़ा हुआ जो देख रहे हैं, ये क्या करता है कि ये सूचना को याद रखता है। जो भी आपको हम पढ़ा रहे हैं, जो भी आपको हम बता पा रहे हैं, तो ये जो भी सूचना हमारे अंदर है, ये सारे सूचना जो है कहाँ भरा हुआ है, अग्र मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क वाला भाग में, क्योंकि हम लोग इसी को लेके चल रहे हैं, इसी के अंतर्गत सारा नाम का जो है इसके अंदर जो भी भाग है सबका काम इसी के अंदर चलाएगा। ठीक है। तो ये जो अग्र मस्तिष्क का जो प्रमस्तिष्क वाला भाग है वो क्या करता है कि बहुत सारे सूचनाओं को जो है याद रखता है। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे। तो अग्र मस्तिष्क सूंघने और देखने में सहायता करता है, सूंघने में, देखने में, ये सारा क्रिया करने में जो है सहायता करता है हम लोग का अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क का प्रमुख सोचने वाला भाग अभी हम लोग देख चुके हैं, कौन सा है, अग्र मस्तिष्क। उसके बाद में अग्र मस्तिष्क भूख, दर्द, गर्मी, श्रवण, स्वाद, गंध का संबंधित केंद्र है। ये भूख लगना, सुगंध का पता लगाना, उसके बाद में जो है दर्द होना, गर्मी लगना, ये सारा ये सारा जो क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है कहाँ से होता है, हम लोग का अग्र मस्तिष्क वाला भाग से होता है। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आइए, अब आगे देखते हैं मध्य मस्तिष्क किसे कहते हैं और मध्य मस्तिष्क के क्या क्या काम। तो आइए देखते हैं अब मध्य मस्तिष्क। ठीक है।
इसके पहले वाले में हमने देखा था कि अग्र मस्तिष्क किसे कहते हैं, कौन कौन से कार्यों को करता है नियंत्रित। अब बारी है हम लोग का मध्य मस्तिष्क का। तो मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क जो है वो क्या करता है कि अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, यानी कि ऐसा क्रिया जिसके ऊपर हम लोग का नियंत्रण नहीं है, वो खुद अपने आप से होता है, उसको क्या कहते हैं, अनैच्छिक क्रिया। तो वही दिया गया है कि अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क करता है। ठीक है, मस्तिष्क का ये दो भाग है और एक भाग इसके पहले वाले देखे थे। यह गर्दन में होने वाला प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। तो गर्दन में होने वाला जो प्रतिवर्ती क्रिया है उसको कौन करता है, हम लोग का मध्य मस्तिष्क। ऐसे मान के चलिए कि अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, खड़े होने के बाद में अगर कोई टच करता है पीछे तो काफ़ी तेज़ी से पीछे मुड़ के जो हम लोग देखते हैं, तो गर्दन में इतना तेज़ी से जो प्रतिवर्ती क्रिया जो हुआ है, इस प्रतिवर्ती क्रिया को करवाने वाला कौन है, मध्य मस्तिष्क है। ठीक है, यह आँखों के पेशियों को नियंत्रित करता है, जिस कारण से आँख की पुतली एवं लेंस का आकार परिवर्तित होते रहता है। ठीक है, तो यानी कि आँख में जो बीच वाला जो काला वाला जो भाग हम लोग को देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पुतली। ऐसे मान के चलिए कि ये हम एक नेत्र बना रहे हैं, ये एक काला वाला भाग होता है, इस काला वाला भाग के अंदर एक और काला वाला भाग होता है, तो इसको बोलते हैं, ये जो बीच वाला भाग देख रहे हैं ये वाला, इसको बोलते हैं परितारिका। और परितारिका में इस प्रकार से काफ़ी बहुत सारा जो है छोट छोट पेशी देखने को मिलता है। जब ये पेशी सिकुड़ता है तो क्या होता है कि बीच का जो ये पुतली है ये बड़ा हो जाता है, जब ये फिर अपने स्थान पर चला आएगा तो ये छोटा हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि पुतली के आकार को छोटा बड़ा करना और उसके बाद में लेंस का आकार, नेत्र में जो लेंस होता है उसका आकार छोटा बड़ा करने का काम किसका है, मध्य मस्तिष्क का। ठीक है, तो इस हिसाब से ये भी क्या है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आइए आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं पश्च मस्तिष्क। अब देखने वाले हैं कि पश्च मस्तिष्क जो है उसके कितने भाग हम देख चुके हैं। पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। अब आइए पश्च मस्तिष्क के कार्य को देखते हैं कि कौन कौन से कार्य को जो है पश्च मस्तिष्क करता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखेंगे कि पश्च मस्तिष्क अनेक अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी ऐसा क्रिया जिसका नियंत्रण हम खुद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अनैच्छिक क्रिया। पश्च मस्तिष्क के 3 भाग है, आप जान चुके हैं, मेडुला, अनुमस्तिष्क और पोन्स। यहाँ पे पोन्स गलती हो गया है, थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आइए अब समझते हैं कि पोन्स का, मेडुला का और अनुमस्तिष्क का क्या क्या काम है। तो पोन्स श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है। श्वसन यानी कि सांस लेने का जो दर है, सांस लेना सांस छोड़ना, वो उसको भी श्वसन बोलते हैं। उसके बाद में पचे हुए भोजन यानी ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करना, वो भी श्वसन कहलाता है। तो उस श्वसन का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है सांस लेना और सांस छोड़ने का। तो सांस लेना और सांस छोड़ने का जो प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला कौन है, पोन्स है। ये खुद उसको नियंत्रित करना है, कब सांस लेने और सांस छोड़ने का दर को घटाना है, कब बढ़ाना है, ये सारा का नियंत्रण कौन करता है, हम लोग का पोन्स करता है। ठीक है, उसके बाद में है सेकेंड मेडुला। मेडुला पोन्स के नीचे होता है मेडुला, और बताए थे जब ये मेडुला खोपड़ी से बाहर निकल जाए, गर्दन में चला आए और वही जो है रीढ़ की हड्डी में प्रवेश कर जाए, तो उसको अब क्या कहेंगे, मेरुरज्जु कहेंगे। ठीक है, वही दिया गया है कि मेडुला रक्तदाब यानी कि बीपी, ब्लड का प्रेशर, उसके बाद में हृदय का धड़कन, लार का आना, वमन माने होता है उल्टी, छींकना जैसे क्रिया को नियंत्रित करता है। तो यानी कि ये जो हम लोग का जो बीच वाला जो यहाँ पे हम लोग देखे थे, ये वाला भाग इसके पहले वाले देखे थे, ये वाला भाग है। अब इसका बात हो रहा है मेडुला का। तो मेडुला क्या करता है कि उल्टी को करता है नियंत्रित, छींक आना उसका करेगा नियंत्रित, ब्लड प्रेशर का करेगा नियंत्रित, उसके बाद में हृदय के को धड़काने का कार्य है, इसको करेगा नियंत्रित कौन, हम लोग का मेडुला। ठीक है, चलिए यहाँ तो हो गया। मेडुला क्रमाकुंचक गति को भी नियंत्रित करता है। क्रमाकुंचक गति कहाँ देखने को मिलता है, क्रमाकुंचक गति हम लोग को देखने को मिलता है आहार नाल में, और यही गति क्या करता है, भोजन को पूरे आहार नाल में गति करवाता है। तो क्रमाकुंचक गति को भी करवाने वाला कौन सा है, हम लोग का
मेडुला, क्या, मेडुला, ठीक है। उसके बाद में लास्ट जो भाग यहाँ पे हम लोग देखे थे, इसके पहले वाले स्लाइड में देखे थे, ये पीछे वाला, ये वाला भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फूल गोभी की तरह दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क कहते हैं। अनु माने छोटा, मस्तिष्क माने ब्रेन, यानी कि छोटका दिमाग, है कि ना। और अनुमस्तिष्क को इंग्लिश में कहते हैं सेरिबेलम, और वहीं पे प्रमस्तिष्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेरिब्रम। दोनों में काफी अंतर है, ठीक है। तो आइए अनुमस्तिष्क के बारे में देखते हैं। तो अनुमस्तिष्क भी जो है बहुत सारे क्रियाओं करता है नियंत्रित। अनुमस्तिष्क का मुख्य काम यही है कि जो भी काम जो संतुलन वाला है, बैलेंस वाला है, तो वो बैलेंस वाला जो भी काम जो होता है वो कौन करता है, अनुमस्तिष्क कहता है। जैसे कि मान के चलिए किसी एक सीधा रेखा लाइन खींच दिया गया है, उस रेखा पे सीधा चलना है, तो वो सीधा चलने का जो प्रक्रिया होगा उसमें कौन सहायता करेगा, हम लोग का अनुमस्तिष्क करेगा। मान के चलिए कि साइकिल चलाने का जो साइकिल चलाना है, तो साइकिल चलाने का भी काम क्या है, एक बैलेंस वाला काम है, ये भी अनुमस्तिष्क करेगा। उसके बाद में नाचना, ये भी बैलेंस वाला काम है, ये भी जो है अनुमस्तिष्क इसमें सहायता करेगा। पेंसिल को उठा के कुछ लिखना, ये भी बैलेंस वाला काम है। जिसका हाथ में बैलेंस नहीं होता है उसका जो है राइटिंग बहुत घटिया होता है कि ना। तो ये सारा क्रिया कौन करेगा, अनुमस्तिष्क। तो लिखा गया है कि अनुमस्तिष्क सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल को उठाना, शरीर में संतुलन बनाना, नाचना जैसे क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जिसमें से कई बार बोर्ड इस पे क्वेश्चन पूछा है कि शरीर में संतुलन कौन बनाता है। हिंदी में दिया है अनुमस्तिष्क, तो वो आंसर होगा। इंग्लिश में दिया है सेरिबेलम, तो आंसर वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से देखा जाए तो हम लोग का मस्तिष्क जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार दो बार देख लीजिएगा और मस्तिष्क का चित्र जो है बनाने का सीख लीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो जाके यूट्यूब पर सर्च करिए मस्तिष्क का नामांकित चित्र राहुल बायो, इस प्रकार से हमारा वीडियो चला आएगा। वहाँ पे उसको देख के 5-6 मिनट के अंदर काफ़ी बेहतरीन मस्तिष्क का आप चित्र बना सकते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अनुक्रिया। अब यानी कि जो भी क्रिया होता है वो क्रिया जो है, इस यहाँ पे क्रिया को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है ऐच्छिक क्रिया, दूसरा है अनैच्छिक क्रिया, तीसरा है प्रतिवर्ती क्रिया। तो ऐच्छिक क्रिया यानी कि ऐसा क्रिया जिसके ऊपर हम लोग का नियंत्रण है, हमारे अनुसार वो होता है और हमारे अनुसार वो रुक भी जाता है। जैसे मान के चलिए ये जो बोल रहे हैं, तो बोलना एक ऐच्छिक क्रिया है। जब मन तब हम बोलेंगे, जब मन तब हम रुक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में मान के चलिए कि चलना भी ऐच्छिक क्रिया है। ऐसा तो है नहीं कि रात में खुद उठ जाते हैं और चलते रहते हैं अपने आप, वो आपके हाथ में है। आपको जब मन तब आप रोक सकते हैं, जब मन तब आप कर सकते हैं। ऐसे मान के चलिए कि लिखना, ये भी ऐच्छिक क्रिया है कि ना। तो ये सारा क्या है, ऐच्छिक क्रिया है। लेकिन वही अगर बात करेंगे कि हृदय को धड़काना, ये क्या ऐच्छिक क्रिया है, ये अनैच्छिक क्रिया, ये खुद होता है। रक्तदाब, ये भी जो है बीपी का बढ़ना घटना, ये भी अनैच्छिक क्रिया है, ये हमारे हाथों में नियंत्रित नहीं है। श्वसन, सांस को लेना और सांस को छोड़ना, ये क्या ऐच्छिक क्रिया है, ये भी अनैच्छिक क्रिया है। अब बोलिएगा सर हम तो सांस को रोक देते हैं, तो आप सांस को कितना देर रोकिएगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट की 10 मिनट? उसके बाद में तो अपने आप फिर से उसके बाद में तो अपने आप वो होने लगेगा, नहीं चाहने के बावजूद भी होने लगेगा। तो वो भी किस में आता है, अनैच्छिक क्रिया में। और थर्ड है प्रतिवर्ती क्रिया। आप जानते हैं प्रतिवर्ती क्रिया के तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, यानी ऐसा क्रिया जो आपातकालीन में हो, तेज हो, जिसका नियंत्रण मेरुरज्जु करता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। वही दिया गया है यहाँ पे ऐच्छिक क्रिया में, ऐसा क्रिया जिनका नियंत्रण हम खुद कर सकते हैं उसे ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। यानी कि हमारे नियंत्रण में, जैसे कि बोलना, अभी चाहेंगे तो हम चुप भी हो जाएंगे, चुप भी हो गए, वही बात है। और यहाँ पे दिया है अनैच्छिक में, ऐसा क्रिया जिनका नियंत्रण हम खुद नहीं कर सकते हैं उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, अचानक और आपातकालीन में की गई क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अब बात आता है नियंत्रण, कौन सा क्रिया को कौन करता है नियंत्रित। तो अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण अग्र मस्तिष्क द्वारा होता है।
है कि ना, ये सब हम लोग देखे हैं अभी। अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क करता है, और वहीं पे प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि बोलना, चलना, लिखना, बैठना, दौड़ना, ये सब ऐच्छिक क्रिया है, हमारे हिसाब से होता है, जब मन तब करेंगे, जब मन तब इसको रोक देंगे। उसी प्रकार से अनैच्छिक क्रिया जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे कि रक्तदाब, हृदय का धड़कना, लार आना, ठीक है ना, वमन यानी कि उल्टी, हमारे हिसाब से होता है क्या, उल्टी। अगर ऐसा होता तो कभी भी हम उल्टी ही नहीं करते, वो तो अपने आप हो जाता है, वो अनैच्छिक क्रिया है। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल प्रतिवर्ती क्रिया का, कि गर्म वस्तु पे हाथ रखते ही तुरंत हाथ को पीछे खींच लेना, ये क्या है, ये क्या है, यह प्रतिवर्ती क्रिया है। ठीक है, तो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मेरुरज्जु करता है, इसके पहले वाले क्लास में जो है हम देख भी चुके थे। तो ये तीनों क्रिया का नियंत्रण, तीनों क्रिया का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही। थोड़ा सा और बचा है, पादप में किस प्रकार से क्रिया होता है, पादप में कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, कौन कौन सा हार्मोन क्या क्या काम करता है, उसको देख लेंगे। उसके बाद में हम देख लेंगे कि मानव में कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, और कौन कौन सा हार्मोन कौन कौन सा कार्य को करता है, और किस किस हार्मोन के नहीं निकलने के कारण से कौन कौन सा बीमारी होता है। इसके पहले वाले, इसके आगे वाला क्लास में देखेंगे, एक क्लास और उस क्लास को करने के बाद में जो है ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करना है, ये पूरा नोट्स को डाउनलोड करना है। चाहे तो आप फोटो कॉपी करा ले या तो आप लिख ले, लेकिन हम तो आपको देंगे सलाह कि आप इसको लिख ले, ताकि लिखने से जो है आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है ना, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार से वीडियो आपको टाइम पे मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।